हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके साथ अकाउंट स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपकी जेके एसएसबी एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स जैसे ईपीएफओ हो गया, उन सब में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस कम टू द टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे अकाउंटिंग टर्म। हमें अकाउंटिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इसको हम क्यों कर रहे हैं, मतलब वाई। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ये स्कूल है। अब आपने देखा स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं, पूरा साल स्कूल जाते हैं। इन द एंड उन स्टूडेंट्स का क्या हो जाता है, एग्जाम। अब देखा जाए तो एग्जाम क्यों हो रहा है, सो दैट हम उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाए। हम देख पाए कि वो स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, मतलब कितने मार्क्स उसने एंड में अटेन करे हैं, सो दैट हम जान सकें कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब लेते हैं बिजनेस का एग्जाम्पल। और बिजनेस कौन चलाता है, एक बिजनेसमैन। ठीक है, अब बिजनेसमैन क्या करता है, साल में पूरा साल वो क्या करता है, किसी से सामान खरीद रहा है, कभी किसी को सामान बेच रहा है, कभी जो उसके एम्प्लॉयज हैं, उसके बिजनेस में काम करने वाले, उनको सैलरी दे रहा है। मतलब कहीं पैसे कहीं उसके जा रहे हैं और कहीं से उसके पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कई सारी क्या हो रही है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। ठीक है, तो साल के एंड में बिजनेसमैन को ये भी अपना इवेल्युएट करना है कि उसने क्या अर्न करा पूरे साल में, या क्या उसको लॉस हुआ। तो उसके लिए वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। और यही हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग किस लिए करी बिजनेसमैन ने, ताकि वो भी अपनी क्या चेक कर सके, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या देखेगा, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब अगर हम कंपेयर भी करें तो देख लो, अब एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट्स अपना क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वो पास हुए या फेल हुए। और बिजनेसमैन क्या चेक करता है कि उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखा जाए कंपैरिजन आप कर सकते हो ना, यहाँ पे बस स्टूडेंट्स थे, वो चेक करते थे कि हम पास हुए हैं या फेल हुए हैं। बिजनेस क्या चेक करता है अकाउंटिंग के थ्रू, कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आई होप अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अकाउंटिंग है क्या। अब फर्दर हम कुछ बेसिक टर्म्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको आगे अकाउंट्स को समझने में हेल्प करेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो बोलते हैं कि फादर ऑफ अकाउंटिंग किसको कहते हैं हम। तो किसको कहते हैं हम, लूका पासियोली। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है और साइंस है। किस चीज़ की, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट कर देते हैं जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है हमारे बिजनेस के रिलेटेड, किनको, हमारे यूजर्स को, ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में डिसीजंस ले पाए। अब इन सब टर्म्स से आपने घबराना नहीं है। अब हम इन टर्म्स को वन बाय वन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजर्स क्या होते हैं। तो यूजर्स दो तरह के होते हैं, वन इज इंटरनल यूजर एंड अनदर इज एक्सटर्नल यूजर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कितने तरह के यूजर्स हैं, तो आपको पता होगा एक इंटरनल यूजर होता है और एक एक्सटर्नल यूजर होता है। तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ जाते हैं, आपके ओनर्स आ जाते हैं बिजनेस के, मैनेजमेंट आ जाती है, एम्प्लॉयज आ जाते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आ जाएंगे, आपके क्रेडिटर्स, बैंक एंड अदर्स, बाकी सब जो और कोई आपके लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे। ठीक है, फिर कौन आ जाते हैं आपके, गवर्नमेंट। देन वी हैव पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो ये थे आपके इंटरनल यूजर्स और ये थे आपके एक्सटर्नल यूजर्स, जो बाद में फर्दर डिसीजंस लेते हैं।
और अब आगे हम ये टर्म समझेंगे, बाकी जो रह गई हैं ये किसके थ्रू हमें समझ आएगी, जब हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम, ट्रांजैक्शंस। पर ये नहीं है कि सारी ट्रांजैक्शंस ले लेंगे, कुछ भी कोई भी इवेंट या कोई भी हैपनिंग हो रही है वही ट्रांजैक्शंस लेंगे जो बिजनेस के रिलेटेड होंगी, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ओके, नाउ सेकेंड वन इज मेजरमेंट। स्टेप्स पहला क्या था आपका, आइडेंटिफिकेशन, अब हम करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। किसको मेजर करेंगे, वही जो हमने पहले आइडेंटिफाई करी ट्रांजैक्शंस को। अब हम देखेंगे कि क्या वो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में है, मतलब जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा वो ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में जब अकाउंटिंग करेंगे उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड वन इज मेजरमेंट। अब थर्ड क्या होगा हमारा, रिकॉर्डिंग। इसमें क्या है, जब हमने देख लिया कि हाँ ये ट्रांजैक्शंस जो हमारी थी ये पैसों के रिलेटेड थी, तो अब हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे बस रिकॉर्ड करना है। फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। मीन्स हम ग्रुपिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस को अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। फॉर एग्जाम्पल जो सेल की होगी, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सेल हेड के अंडर आ जाएंगी, जो परचेज की होंगे हमने पूरे साल वो परचेज हेड के अंडर आ जाएंगी। मीन्स हम हर एक ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं या उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। नाउ फिफ्थ वन विल बी समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करते हैं, हम समरी बनाते हैं। किस चीज की समरी बनाते हैं, वही ट्रांजैक्शंस जो हमने इसके ऊपर वाले स्टेप में हमने क्लासिफाई करी जो ट्रांजैक्शंस उनकी, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, अब हाँ ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल में जाना है, आपको कुछ पीएचडी नहीं करनी है, ना मैं आपको यहाँ पे कोई पीएचडी वगैरह कराने आई हूँ। आपको बस उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम रिलेटेड है, क्योंकि इतना डीप में जाना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितने से आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ। So after summarizing we will do analysis and interpretation। मतलब हम एनालाइज करेंगे जो भी हमने ऊपर समरी बनाई है, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब हम टिप्पणी करेंगे। अब हम देखेंगे, जज करेंगे कि हाँ हमने जो समरी बनाई है इसको देख के हमें पता लगे कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करा है या लॉस इनकर करा है। नाउ लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर एनालिसिस करा, अब हमें पता लग गया कि हाँ हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है, तो ये सब जाके हम अपने यूजर्स को बताएंगे। यूजर्स कौन हुए, वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, यूजर्स दो तरह के जो थे, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। अब हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोप्राइटर की। प्रोप्राइटर कौन होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे प्रोप्राइटर कौन है, ओनर ऑफ द बिजनेस। जो पर्सन बिजनेस को ओन करता है, मींस जो बिजनेस का मेन मालिक कौन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर। नाउ सेकेंड वन, कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, जब जितना अमाउंट प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो पैसा लगा रहा है प्रोप्राइटर उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। दैट इज अमाउंट invested by proprietor। Now next is transaction। वैसे ये टर्म तो आपने ऑलरेडी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ ली होगी जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे। ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, क्या होती है ट्रांजैक्शन, जो मॉनेटरी टर्म्स में हो रही हो, जिनको हम पैसों में गिन सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते टाइम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो मेन क्या याद रखना, ट्रांजैक्शन किस में होनी चाहिए आपकी, मॉनेटरी टर्म्स में और बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए। नाउ
नेक्स्ट वन इज योर एसेट। तो एसेट क्या होता है? ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, अब उनको गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं। अब गुड्स मैन्युफैक्चर करने से पहले उनको रॉ मटेरियल लाना है। रॉ मटेरियल किस में डालेंगे? वो एक मशीनरी में डालेंगे जिससे गुड्स प्रोड्यूस होकर बाहर निकलेंगे। तो वो जो मशीनरी होगी वो उस बिजनेस के लिए उनका क्या होगा? एसेट होगा। इसीलिए एसेट क्या है आपका? दैट प्रॉपर्टी which increases the earning capacity of a business. अब फर्दर एसेट जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं एसेट्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। वन इज करंट एसेट, अनदर इज नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। करंट एसेट कौन से होते हैं? अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस इनकी लाइफ क्या होती है? लेस देन 1 ईयर। इन एसेट्स को हम एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं। मींस दीज एसेट्स आर हेल्ड फॉर सेल। और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनको हम एक साल से ज्यादा अपने पास रखते हैं, मोर देन 1 ईयर। इन एसेट्स को हम रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते। अब करंट एसेट की एग्जांपल क्या आ जाएगी? जैसे स्टॉक, डेटर्स एटसेट्रा। अब ये टर्म्स जो होंगी आपको न्यू लग रही होंगी, ये भी टर्म्स हम ऐसे ही आगे समझेंगे, बट आप फिलहाल के लिए याद रखिए कि जो करंट एसेट्स की एग्जांपल क्या है? स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट में क्या एग्जांपल आ जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अब खुद सोचो, अब आप ऐसा तो करोगे नहीं, फर्नीचर आपने अभी इस बार अपने फैन लगवाया, अब अगले साल आप चेंज कर दोगे अपने बिजनेस में फैन, या कोई भी मशीनरी लगाई, अगले साल आप उसको बार बार चेंज करोगे। तब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे जब तक वो बिल्कुल घिस ना जाए, मतलब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट ना हो जाए। तो इसलिए नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो हम एक साल से ज्यादा भी अपने पास रख सकते हैं। नाउ फर्दर हम देखेंगे जो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका टेंजिबल और एक होता है आपके नॉन टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉन टेंजिबल कौन से होते हैं? जिनको ना ही हम टच कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर गुडविल, पेटेंट्स एटसेट्रा। नाउ अगली टर्म क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशन मतलब ये बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब बिजनेस ने सपोज किसी से 5000 के गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, मतलब उधार पे खरीदे हैं, अभी उसको कोई पेमेंट नहीं करी है, तो हम क्या बोलेंगे? जो 5000 रुपीज हैं वो बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी है। मतलब किसी से उधार पे अगर सामान खरीदेंगे तो वो जितने अमाउंट का हम उधार खरीदेंगे उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? ये लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। नाउ लाइक वी हैव स्टडीड अर्लियर, एसेट्स हमने क्या बताए? दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। सिमिलरली लाइबिलिटीज भी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी और एक होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, अब करंट लाइबिलिटी जैसे एसेट में था लेस देन 1 ईयर, वैसे ही लाइबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा? जो अमाउंट हमें विद इन 1 ईयर पे करना है, मींस लेस देन 1 ईयर, जो विद इन 1 ईयर हमें अमाउंट पे करना है, मतलब बिजनेस ने जितना भी उधार पे सामान खरीदा था, अगर वो ही चीज उसको एक साल के अंदर अंदर वापस करनी है, मतलब वही अगर पेमेंट उसको एक साल के अंदर अंदर करनी है, तो वो उसकी करंट लाइबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर बिजनेस को कोई ऐसा उधार लिया उसने जिसकी पेमेंट वो एक साल के बाद भी कर सकता है, तो वो हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी, मींस मोर देन 1 ईयर। अब करंट लाइबिलिटी की क्या एग्जांपल हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स कौन से होंगे? शॉर्ट टर्म के लिए, जो थोड़ी देर के लिए उधार देते होंगे वो वाले आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और नॉन करंट में क्या आ जाएगा? जैसे आ जाएगा बैंक लोन। बैंक से आप लोन क्यों लेते हो? 2-3 साल के लिए भी लोन लेते हो तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर हम बोल देंगे किसके एग्जाम्पल? बैंक लोन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? सिंपली हमें याद रखना है, क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने उधार पे सामान लिया है, वो लोग हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। सिंपल, द पर्सन फ्रॉम whom business buys goods on credit। तो क्रेडिटर्स कौन लोग हैं? जिनसे बिजनेस उधार पे सामान खरीदता है। सिंपल। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स। अब जैसे क्रेडिटर्स थे जिनसे हमने उधार पे सामान लिया, डेटर्स कौन होंगे? जिनको हमने उधार पे सामान दिया, ठीक है। डेटर्स क्या हुए फिर? पर्सन्स टू whom business provides goods on credit। तो डेटर्स कौन हुए? जिन लोगों को हम उधार पे सामान देते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं? सिंपल याद रखना है, जो भी अमाउंट हम बिजनेस से निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। देयरफॉर ड्राइंग को हम क्या बोलेंगे? अमाउंट विदड्रॉन। विदड्रॉन क्या मतलब होता है? बाहर निकालना। अमाउंट विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर for his personal use is drawing। अब इसमें एक और चीज याद रखनी है आपने, ये प्रोप्राइटर निकालता है अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए। कहां से निकालता है ये? फ्रॉम कैपिटल। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आप देखोगे कि ड्राइंग जो होती है वो हमारे कैपिटल को कम करती है, इतना याद रखना, ठीक है। ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल, क्योंकि हमने यहीं पे देख लिया ड्राइंग का क्या मतलब है। जो प्रोप्राइटर जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से पैसा निकाल रहा है, तो पैसा निकालेगा, अल्टीमेटली कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? ऐसे आपको जनरल तो पता ही होगा, खर्चा। जो कुछ हम अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस और एक और टर्म होती है अकाउंट्स में, एक्सपेंडिचर। देखा जाए एक्सपेंस भी खर्चा है, एक्सपेंडिचर भी खर्चा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सपेंस जो होता है वो हम डे टू डे करते हैं, मींस एक्सपेंस हमारा रेकरिंग नेचर का होता है, जो रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। और एक्सपेंडिचर जो होता है वो कभी कभी होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है वो, ठीक है। और एक्सपेंस जो है वो उसका जो अमाउंट होता है वो लेस अमाउंट होता है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में ज्यादा अमाउंट होता है एज कंपेयर टू एक्सपेंस, ह्यूज अमाउंट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? वो गुड्स या वो आर्टिकल जो हमारे बिजनेस में पड़े हैं हमारे पास, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। जो सामान हम आगे बिजनेस में बेचने के लिए रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। और स्टॉक हमारा दो तरह का हो सकता है, एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक और एक हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा? जो हम साल के शुरू में हमारे पास पड़ा होगा। और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा? जो साल के एंड में हमारा बच गया होगा। मतलब ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में लेट से आपके पास 1000 का स्टॉक पड़ा है, अब पूरे साल के अंदर हो सकता है आपने उस 1000 में से 700 का स्टॉक बेच दिया है, तो जो पीछे 300 का बचा अमाउंट वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब अगली टर्म हम पढ़ेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट से सिंपल आपको क्या समझ आता है? जितनी सारी आपने पूरे साल में सेल करी, सेल्स में से अगर हम अपना खर्चा हटा दें, लेट्स से आपने 1000 की सेल करी थी और 300 उस पर खर्चा आ गया है, पूरे साल में आपने 300 का एक्सपेंस करा है, तो हम क्या बोलेंगे? 700 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। और एक और टर्म हम इसी के साथ पढ़ेंगे वो है गेन।
गेन को हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑफ इररेगुलर नेचर। कैसे? प्रॉफिट जो है हमें हर साल होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, बट गेन जो है वो कभी कभी होता है। गेन होगा ही कब? जब बिजनेस अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेचेगी, तब हम बोलेंगे गेन हुआ है। तो गेन भी क्या है? आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, पर वो प्रॉफिट किस तरह का है? इररेगुलर नेचर का है। ओके, फॉर एग्जाम्पल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऐसा तो है नहीं है कि हम फिक्स्ड एसेट को अपने हर साल बेच रहे होंगे, हर साल उस पर गेन कमाएंगे। हो सकता है 2-3 साल के बाद हमारा एसेट खराब होने लगे, तब हमें लगे कि हाँ जरूरत पड़ रही है, हम इसको बेच देते हैं। तो वो जो अमाउंट हम बेचने के बाद गेन करते हैं, कुछ मतलब एक्सेस अमाउंट हम रिसीव करते हैं, जितनी उसकी वैल्यू है उससे भी ज्यादा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गेन। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। ये वर्ड तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते ही होंगे कि आज बोलते हैं कि आज इस शॉप पे जाओ, देखो वहां पे इतना डिस्काउंट चल रहा है, वहां पे इतना डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट क्या है? सिंपली जब आप अपने सेलिंग प्राइस से कम पे सामान बेचते हो, उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी हमारे 2 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। जब आप किसी होलसेलर के पास जाते हो, वैसे देखो तो होलसेलर होता ही कौन है? जिनसे कोई बल्क में गुड्स खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, ठीक है। तो जब आप किसी से ज्यादा सामान खरीदोगे ह्यूज क्वांटिटी में, तो वो जो अगला बंदा होगा वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देगा, और वही जो वो डिस्काउंट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से उधार खरीदा और आपने कहा उसे कि आप 10 डेज में उसको पेमेंट कर दोगे, बट थोड़े दिन के बाद आप सोचते हो नहीं मैं पहले ही चला जाता हूँ, तो आप उसको विद इन 5 डेज चले जाते हो उसको पेमेंट करने के लिए। तब उस टाइम पे हो सकता है कि जो आपका क्रेडिटर था वो आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दे कि इसने मुझे अर्ली पेमेंट कर दी है। तो उस टाइम पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है? ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या होता है? ह्यूज क्वांटिटी में आपने गुड्स खरीदे होंगे, तब आपको क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आपने अर्ली पेमेंट करी होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहां तक। नाउ अवर नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स किसको कहते हैं? ये कलेक्टिवली 2 टर्म्स को मिला के बनता है। एक आपका होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेटर्स कौन है? वही लोग जिनको हम उधार पे सामान देते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल भी कौन है? एक तरह से ये डेटर्स ही हैं हमारे। बिल्स रिसीवेबल, बस डिफरेंस क्या रहेगा डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में? डेटर्स के केस में हम सिंपली उसको उधार दे देते हैं बंदे को, और उससे इन रिटर्न हम ये नहीं बोलते, कुछ लिखवा के नहीं लेते हैं कि हाँ तू मुझे पक्का इस डेट पे इतना अमाउंट वापस कर देगा। बट बिल्स रिसीवेबल के केस में क्या होता है? पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। मीन्स हम अपने डेटर से एक पेज पे साइन करवा लेते हैं पूरा अग्रीमेंट लिख के कि हाँ यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑन दिस डेट। तो बाकी सेम है, बस यही डिफरेंस रहेगा डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में। Now, next term is trade payables. Like trade receivables, trade payables भी almost same है। Trade payables क्या बोलेंगे हम? किन 2 टर्म्स को मिला के बना है? Creditors plus bills payable। क्रेडिटर्स कौन हुए? वही जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं। और बिल्स पेबल कौन हो जाएंगे? ये भी वही हैं जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं। बट बिल्स पेबल के केस में भी पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा। इसमें भी क्या होगा? जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है वो भी हमसे लिखवा के ले लेंगे कि एक पेज पे साइन करवा लेंगे हमसे कि हाँ आप हमें इस स्पेसिफाइड डेट पे हमें इतना अमाउंट वापस कर दोगे। चलिए अब कुछ जनरल टर्म्स पे आ जाते हैं, जैसे सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न। सेल्स आपको पता ही है, कुछ बेचेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स है। सेल्स रिटर्न क्या होगा?
अगर आपने आज किसी को कोई लेट्स से जीन्स बेची है, आज आपने बेची, 2-3 दिन के बाद वही आपके पास वापस आके बोलता है कस्टमर की नहीं मुझे पसंद नहीं आई है, वो आपको वापस कर देगा, तो दैट वुड बी योर सेल्स रिटर्न। मींस आपके पास वो आपके बिजनेस में दोबारा वो चीज वापस आ गई, तो हम उसको क्या सेल्स रिटर्न को हम किस नाम से बोल सकते हैं? और रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि आपके पास बिजनेस में वापस चीज अंदर आ रही है, तो हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। वैसे ही परचेज क्या है? आपने कुछ खरीदा, और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? आपने कुछ खरीदा और उसको बाद में रिटर्न कर दिया, दैट वुड बी योर परचेज रिटर्न। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? अगर आपके हाथों से सामान अब जा रहा है, अब आप बाहर दे रहे हो, किसी को वापस कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे? रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक इंट्रो समझ आ गया होगा। बाकी इन केस ऑफ एनी क्वेरी, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है या फिर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।